बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे मजबूरी नहीं अब जरूरी बन चुके हैं। न सिर्फ एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना विधानसभा चुनाव में अधिकतम सीटों को जीतती भी नजर आई थी। अब अजीत पवार ने सहमति बीजेपी को लेकर तो जता दी, लेकिन एकनाथ शिंदे जो बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, बीजेपी चाहती तो अजीत पवार के साथ मिलकर आसानी से सरकार बनाने के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना सकती थी। लेकिन एकनाथ शिंदे को क्यों मनाने में बीजेपी लगी हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग हटे तो बीजेपी का खेल न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि केंद्र में भी बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। आज विधायक दल की बैठक महाराष्ट्र में है। आज तय होगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चेहरा। आज सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है गृह मंत्री अमित शाह से कि मुझे आप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम मेरी एक शर्त है, उसे आपको माननी पड़ेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप पूरे समय के लिए नहीं लेकिन 6 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब एकनाथ शिंदे 6 महीने के लिए भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी इस मांग को भी खारिज करती हुई नजर आई। महाराष्ट्र पर इसका क्या असर पड़ेगा, इससे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज अहम दिन माना जा रहा है महाराष्ट्र में बीजेपी या महायुति गठबंधन के लिए। क्या लगता है एकनाथ शिंदे राजी होते हुए नजर आएंगे? जहां सीएम पद को लेकर दबाव बना रहे थे, फिर ये कहा गया कि दूसरे नंबर पर आने के लिए एकनाथ शिंदे तैयार हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से 6 महीने की मांग करते हुए एकनाथ शिंदे नजर आए। क्या लगता है बीजेपी उनके आगे झुकती हुई नजर आएगी? देखिए, शुरुआत में आपने एक शब्द का प्रयोग किया, मजबूरी या जरूरी। देखिए, यही कह सकते हैं कि नाज़मीन महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा ये दो जो शब्द हैं ये काम करते हुए नजर आते हैं। आप जरा गौर करिए, जब शिंदे जो है उद्धव ठाकरे से नाराज होकर अपना अलग संगठन बना लेते हैं, यानी कि शिंदे गुट जो शिवसेना बन जाती है, उसमें उनके पास महज 40-41 के आसपास जो कह सकते हैं विधायकों का आंकड़ा था, और बीजेपी उस समय भी 100+ सीटों पर थी। लेकिन बीजेपी पावर में आने के लिए वहां पर शिंदे को मुख्यमंत्री बनवाती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी को पता था कि अगर पावर में आना तो शिंदे को साथ देना जरूरी है, और वो सत्ता में आ जाते हैं और यहाँ पर शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं। और डिप्टी सीएम के लिए आप देखिए देवेंद्र फडणवीस को राजी किया जाता है और वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2024 में जिससे हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव हुए और उसमें बीजेपी 132 सीटों के आसपास जीत कर आ गई। अब बीजेपी को लगने लग गया कि अगर शिंदे नहीं भी रहते हैं तब भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए शिंदे लगातार कोशिश करते रहे कि भाई उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप जरा उनके बयानों पर गौर करिए। बीजेपी जब चुनाव में 132 सीटें लेकर आती है, शिंदे साफ तौर पर कहते हैं कि भाई ये तय नहीं हुआ था कि जो बड़ा दल बनेगा उसका मुख्यमंत्री होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद शिंदे जो नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो कई ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो डिप्टी सीएम बनने से मना कर देते हैं। अपने बेटे, उनके जो बेटे हैं श्रीकांत, वो भी शायद मना कर देते हैं। और यहाँ पर जो शिंदे हैं वो दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं, इसके बाद फिर वापस चले जाते हैं, अपने गाँव चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। यानी कि अलग अलग तरह की थ्योरी निकलकर सामने आती है। और इस बीच खबर आती है कि भाई अब शिंदे कहीं ना कहीं राजी हो गए कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दिल्ली दौरे पर जब शिंदे थे उस समय शिंदे ने अमित शाह से यहाँ तक कहा कि भाई 6 महीने के लिए ही सही, मगर मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। अब जरा सोचिए कि किस बेबसी में कहीं ना कहीं शिंदे नजर आते हैं, जो एक समय सरकार की बनाने की भूमिका में सबसे अहम कह सकते हैं कड़ी थे, वो आज एक कमजोर कड़ी के रूप में कहीं ना कहीं इस महायुति गठबंधन में नजर आ रहे हैं कि 6 महीने के मुख्यमंत्री बनने के लिए भी उनको मिन्नत करनी पड़ रही है। और यहाँ पर भी बीजेपी कह देती है कि नहीं साहब, आप 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, आपको जो करना वो करिए, आपकी जरूरत हमें वैसे भी नहीं है। आप अगर रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तब भी हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अजीत पवार हमारे साथ में खड़े हुए हैं। यानी कि 130-32 सीटें बीजेपी की, 40-42 सीटें अजीत पवार की, और ये आंकड़ा तकरीबन 170-75 के आसपास जाता है, जिसमें बीजेपी को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें यहाँ पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर शिंदे की जो अहमियत, जैसा मैंने कहा भी शुरू में कि मजबूरी या जरूरी, इन दो शब्दों में अब घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। शिंदे को भी समझ में आ गया है कि
अगर वो बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं तो विपक्ष में बैठेंगे, और विपक्ष में बैठेंगे तो वहां पर उद्धव ठाकरे गुट भी होगा, वहां कांग्रेस भी होगी, वहां पर शरद पवार की एनसीपी भी होगी, और ये स्थिति उनके लिए कोई बहुत विकट होने वाली। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि भाई जो बीजेपी कह रही है हम उसको मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिंदे की कह सकते हैं नैतिक तौर पर हार हो रही है। जो 6 महीने का वक्त मांग रहे हैं उनको बीजेपी ने 6 महीने तो क्या 6 घंटे का भी वक्त नहीं दिया। सर, जैसे कि आपने कहा कि एकनाथ शिंदे गिड़गिड़ाते हुए अब नजर आ रहे हैं, बेबसी एकनाथ शिंदे की दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार में रहने के लिए या सिर्फ सीएम चेहरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में अभी बीएमसी के भी चुनाव होने हैं, और बीएमसी की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वर्चस्व बीएमसी पर देखा जाता है, और इस चुनाव में एकनाथ शिंदे जरूरी हो जाते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि केंद्र की बात करें तो वहां पर बीजेपी सत्ता में बनी रहे, इसके लिए एकनाथ शिंदे भी जरूरी है, तीसरे नंबर की पार्टी कही जाती है। अब देखिए, एकनाथ शिंदे के साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी अलग हट सकती थी, लेकिन बीजेपी नहीं हट रही है। अब मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल रहा है, क्या लगता है कोई बड़े विभाग एकनाथ शिंदे को मिलते हैं? देखिए, पहले भी ये बात उठ चुकी है नाज़मीन, उस समय अठावले ने ये बात कही थी, जो एक और कह सकते हैं कि सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उन्होंने ये बात कही कि भाई अब शिंदे को जो है वो केंद्र में आ जाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि उसके बाद शिंदे गुट के एक विधायक ने ये बात कही, नेता ने एक बात कही कि भाई शिंदे केंद्र की राजनीति में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इससे वो महाराष्ट्र पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मानकर चलिए किसी भी तरह शिंदे जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में रहना चाहते हैं। पहले डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब लगभग ये बात कंफर्म होती हुई नजर आ रही है कि शिंदे को जो है वो उप मुख्यमंत्री ही बनाया जाएगा, और एक तरीके से वो महाराष्ट्र की जो राजनीति उसमें एक्टिव रहते हुए नजर आएंगे। आपने बीएमसी चुनाव पर जिक्र किया, जाहिर बात है बीजेपी को हर पल पे हर पग पे कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों की जरूरत है। आप जरा केंद्र की राजनीति में जाइए, जहाँ पर 7 आई थिंक उनके पास लोकसभा की सीटें हैं, अगर यहाँ से वो हटते हैं तो सांसदीय के जो केंद्र की जो राजनीति वहां पर उथल पुथल मच सकती है। इसके अलावा जेडीयू खफा नजर आती है कई मुद्दों पर। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कई चीजों पर अपना इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये तमाम जो चीजें बताती है कि बीजेपी के लिए उनके सभी सहयोगी दल बहुत जरूरी है। इसीलिए बीजेपी ने उनको बोला होगा कि भाई अगर आप हमारे साथ हैं तो आप सत्ता में हैं, और सत्ता में है तो आप तमाम चीजों की तरह से अपने आप को एक्टिवेट रख सकते हैं, तमाम लाभ आपको मिल सकते हैं, कई मंत्री पद आपको मिल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप अगर सत्ता में रहेंगे तो जो बड़े पद हैं उनका सुख आपकी पार्टी को मिलता रहेगा। लेकिन आप अगर दल से अलग होते हैं, यानी कि आप महायुति गठबंधन से अलग होते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा, और एक तरीके से जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है वो आपकी यहाँ पर मजम्मत करती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए शिंदे को लगा कि भाई बेहतर रास्ता यही है। और देखिए, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अब शिंदे कोई बहुत जरूरी नहीं है बीजेपी के लिए। अगर मान लीजिए केंद्र में भी 7 सीटों से वो हट जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार गिरने वाली है, सरकार तभी भी मजबूती से खड़ी रहेगी। लेकिन ये और बात है कि शिंदे बीजेपी के साथ फिर नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह बीजेपी को लग रहा है कि अगर वो साथ रहेंगे तो बेहतर रहेगा, इसीलिए शायद उनको दिल्ली बुलाया गया, बातचीत की गई, अजीत पवार को दिल्ली बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। और अब लगभग जो स्थिति नजर आ रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आज जबकि बैठक होने वाली है उसमें उनके नाम पर मोहर लग सकती है। वहीं उप मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो शिंदे और अजीत पवार के नाम लगभग कंफर्म हो चुके हैं। 1.5-2 सप्ताह से लगातार जो उथल पुथल महाराष्ट्र में मची हुई थी, अब उसको एक तरह ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या वैसे ही होने वाला है या अभी इस पिक्चर में कोई क्लाइमेक्स अभी बाकी है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भाई सब कुछ मैनेज हो गया है नाज़मीन, लेकिन क्या ये वाकई बात सही है जिसमें ये लग रहा है कि सब मैनेज हो गया, या फिर अभी कुछ और तस्वीर निकल कर आना बाकी है? क्योंकि आज की बैठक और कल की शपथ ग्रहण समारोह पे सबकी निगाहें लगी हुई है। सर, जैसे कि आपने कहा कि सब कुछ ठीक हो चुका है और आज तय हो जाएगा विधायक दल की बैठक में, लेकिन ऐसा तो ना हो कि जिस तरीके से हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे आसानी से सरकार बना रहे थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से पीठ के पीछे छुरा भोंका, कहीं ऐसा तो नहीं कि एकनाथ शिंदे की तमाम बातों को एकनाथ शिंदे ने अभी तो मान लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बड़ा खेल करते हुए नजर आए, महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ जाए? देखिए, बिल्कुल, और राजनीति में नाज़मीन कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। कोई नहीं मान सकता था कि शिवसेना और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो सकता है, कोई नहीं मान सकता था कि बीजेपी
बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। कोई नहीं मान सकता था कि दुष्यंत चौटाला जिन्होंने पूरा इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़ा, वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। तो देखिए राजनीति में यही एक ऐसा कह सकते हैं खूबसूरत या बदसूरत चीज होती है जहां पर पार्टियां जो हैं वो अपने तमाम हितों को छोड़कर, तमाम पुरानी दुश्मनी को छोड़कर, तमाम पुरानी रंजिश को छोड़कर एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे हाथ मिलाती हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की और शिंदे की जो दुश्मनी है वो हमेशा के लिए नहीं हुई है। कभी भी ऐसा मौका पड़ सकता है कि दोनों साथ आ सकते हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या वो आने वाले दिनों में होता हुआ नजर आ जाए? क्योंकि आपने कहा कि एमबीए का जो समीकरण है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 57-58 सीटें जो महाविकास आघाड़ी उनके पास नजर आती हैं और शिंदे गुट के पास 57-58 सीटें नजर आती हैं। वहीं अजीत पवार के पास भी 40-42 सीटें नजर आती है और ये जो आंकड़ा है ये बहुमत से ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो देखिए राजनीति में नाज़मीन कुछ भी संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है और जहां तक सोच पाते हैं वो तमाम चीजें होती हुई नजर आती हैं। आप जरा देखिए, हम बिहार की बात करें थोड़ी देर के लिए तो वहां पर नीतीश कुमार कहते हैं कि सब चीज खत्म हो गई और अब मैं बीजेपी के अंदर कभी भी नहीं जाऊंगा। बीजेपी कहती थी कि भाई अब नीतीश बाबू के लिए सारे जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अचानक सब दरवाजे खुल जाते हैं। अचानक तमाम पुराने जो कमिटमेंट है उनको नीतीश कुमार भूल जाते हैं। सम्राट चौधरी जो कह रहे थे कि अब तो नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, तब तक मुरेठा नहीं खोलूंगा, वो तमाम चीजें खत्म होती हुई नजर आती हैं और वहां पर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन जाती है। तो यही राजनीति है, यहाँ पर तमाम मौका परस्ती को देखकर जो फैसले किए जाते हैं, तमाम मौके को देखकर अपने जो तमाम गिले शिकवे वो खत्म किए जाते हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है। क्योंकि अगर शिंदे को उनके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिले, उनके मन मुताबिक पद नहीं मिले और जैसा वो चाहते अगर वैसा नहीं हुआ तो यहाँ पर भी नाज़मीन कोई बड़ा खेल हो सकता है, लेकिन ये बड़ा खेल अजीत पवार के बिना संभव नहीं है। तो ऐसे में राजनीति है, अब इसमें आने वाले जो दिन है वो उतने आसान बीजेपी के लिए नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर शिंदे उप मुख्यमंत्री बनकर अगर बैठते हैं और अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री बनकर बैठते हैं तो दोनों की हसरतें मुख्यमंत्री पद पर जाने की बीते दिनों सुनने को मिली, देखने को मिली और शिंदे तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जो दिल की ख्वाहिश है वो अभी भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि जो शुरुआत में आपने बात कही थी कि चलिए बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन बीजेपी ने कहा कि 6 महीने छोड़िए, हम आपको 6 घंटे का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी शिंदे मान गए, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आए। और जैसा आपने कहा कि जो शिंदे ने किया, कहीं शिंदे भी अब बीजेपी के साथ वैसा करते हुए नजर ना आ जाए। मराठा समुदाय से आने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों जरूरी है, इस पर हमने चर्चा की। और एकनाथ शिंदे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने हर उन मांगों को खारिज कर दिया जहां एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव बना रहे थे। महाराष्ट्र में सब कुछ होता हुआ नजर आया। एकनाथ शिंदे बीमार भी पड़े, अपने गांव भी पहुंचे, वापस भी लौटे, दिल्ली तक गए, लेकिन आखिरकार एकनाथ शिंदे को झुकना ही पड़ा। अब देखना होगा कि आज विधायक दल की बैठक के साथ साथ एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर होती हुई नजर आएगी या आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे बड़ा खेल महाराष्ट्र में खेलते हुए नजर आए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।